हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है वेक्टर का सेकंड लेक्चर, ठीक है। पहले लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर होता है, कि उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग कर रहे थे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के वक्त ही हमारा कैमरा अचानक से ऑफ हो गया, जिस वजह से वो वेक्टर पूरी नहीं हो पाया, यानी कि पूरी तरह से वो शूट नहीं हो पाया कि टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो जहाँ से बचा रह गया है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, उसको हम आगे आज यहाँ पर शूट करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में जब को प्लेनर वेक्टर की जब बारे में बात हो रही थी, उसी वक्त कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो को प्लेनर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो कल जो है कल हम लोग पढ़े थे वेक्टर्स के बारे में। उसको एक ही साथ थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस कर दें कि कल हम लोग पढ़े थे वेक्टर में पढ़े थे कि वेक्टर होता क्या है। तो हम ये भी पढ़े थे कि वेक्टर के पास में डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, और अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो कहलाएगा टेंसर क्वांटिटी, यानी कि जिसके पास दिशा एवं परिमाण दोनों होंगी वह कहलाएगी सदिश राशि। और इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे, क्या क्या, तो त्वरण था, वेग था, विस्थापन था, बल था इत्यादि। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अदिश राशि। अदिश राशि में क्या पढ़े थे कि वैसी राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो तो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि। उसका एग्जाम्पल भी देखे थे, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा वगैरह, है ना। और एक पढ़े थे प्रदिश राशि। प्रदिश राशि में क्या पढ़े थे हम लोग कि जिसके पास दिशा भी हो, परिमाण भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या रहता है प्रदिश राशि, यानी कि टेंसर क्वांटिटी। और उसका भी एग्जांपल देखे थे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर वगैरह, है ना। और उसमें एक मेन पॉइंट बताए थे कि अगर बाय द वे क्वेश्चंस आपसे पूछ दे एग्जाम के वक्त कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी, तो जब आपके ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी हो तो आप टेंसर क्लिक करें। अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर और स्केलर हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्लिक करें, यानी कि अदिश राशि क्लिक करें, ठीक है। ये सब हो गया। तो इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे। इसके बाद फिर पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिर पढ़े थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़े थे इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और जब को प्लेनर वेक्टर की बात हो रही थी उसी वक्त हमारा वीडियो ऑफ हो गया था। तो आज जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे को प्लेनर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर बच्चों, को प्लेनर वेक्टर होता है क्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि को प्लेनो वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर का को का मतलब क्या हो गया, को का मतलब कॉमन, को का मतलब कॉमन, और कॉमन का मतलब क्या, समान। कॉमन का मतलब समान। को प्लेनर, कॉमन, प्लेन, जिसका प्लेन, वैसी वेक्टर जिसका प्लेन जो है वो क्या हो, सेम हो, समान हो। वैसी वेक्टर जिसका प्लेन क्या हो, सेम हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, को प्लेनर वेक्टर कहलाएगा। यानी कि दैट वेक्टर्स which act in a same plane, यानी कि वैसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में एक्ट करेंगे, जो सेम प्लेन में होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। वो कहलाएंगे क्या, तो को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। और एक चीज इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू वेक्टर्स will be always coplanar। दो वेक्टर हमेशा 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 कोप्लेनर होगा। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में डालिए, दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर का मतलब क्या, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि जो मार्कर जो है क्या है, वेक्टर है। तो या तो इस अगर मार्कर को हम ऐसे रखें, इस तरह से, तो देखिए एक वेक्टर ये वाला हो गया और एक वेक्टर नीचे वाला मार्कर, तो ये क्या, इसका प्लेन क्या है, सेम है, दोनों एक ही प्लेन में है। या फिर अगर चाहे तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से,
अगर हम इसे इस तरह से रख लें तो भी क्या है, ए प्लेन क्या है, सेम है। कहने का मतलब कि दो वेक्टर जो है वो हमेशा 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 क्या है, वो उसका प्लेन क्या होगा, सेम होगा, यानी कि कोप्लेनर होगा। लेकिन दो से ज्यादा, थ्री, अगर थ्री वेक्टर की बात करें तो थ्री वेक्टर जो है, तीन वेक्टर यहाँ पे और दिख नहीं रहा मार्कर एक और, तीन वेक्टर जो वो कभी, जैसे मान लीजिए एक इस तरह से अगर हम करें, इसके बीच में एक ऐसे घुसा दे, यानी कि यहाँ से अगर एक बीच में गिरता है तो उसका प्लेन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि तीन वेक्टर कभी कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट हमेशा कि टू वेक्टर विल बी ऑलवेज कोप्लेनर, कि दो वेक्टर जो है वो हमेशा दोनों का दोनों एक ही प्लेन में हो सकता है, यानी कि रहेगा। कोप्लेनर के बाद जो बात आती है, कोप्लेनर के बाद, अच्छा हाँ, कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय, समतलीय सदिश राशि। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब कि समतलीय सदिश राशि। समतलीय सदिश राशि, सम का मतलब समान, तलीय का मतलब तल, यानी कि वैसी सदिश राशि जिसका तल क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि समतलीय सदिश राशि कहलाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर, तो को का मतलब क्या, समान, लिनियर का मतलब क्या, लाइन, यानी कि जब दोनों सेम लाइन पर हो, को का मतलब कॉमन लाइन, यानी कि सेम लाइन पर हो, यानी कि सब जब वेक्टर सेम लाइन पर हो तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स व्हिच एक्ट्स along same line, along same line, यानी कि वेक्टर जब सेम लाइन के along हो, जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, तो इसका along ही कर देते हैं हम वेक्टर को, यानी कि सेम लाइन के along अगर दो वेक्टर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोलिनियर। कोलिनियर की हिंदी होती है बच्चों समरेखीय, कोलिनियर की हिंदी होती है समरेखीय, यानी कि वैसी वेक्टर जो समान रेखा पर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समरेखीय सदिश राशि। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कॉन्क्यूरेंट, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेक्टर है, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। कॉन्क्यूरेंट का हिंदी होता है समवर्ती। अच्छा, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर होता है क्या, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि वेक्टर्स व्हेन एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, वेक्टर्स व्हिच एक्ट, वेक्टर व्हिच एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पर वेक्टर, दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट पे, दो वेक्टर अगर एक ही मतलब कि एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर अगर एक्ट हो रहा है, अगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है क्या, समवर्ती। समवर्ती का मतलब क्या कि बिंदु एक है, लक्ष्य एक है, बिंदु एक है, लेकिन उसके ऊपर वेक्टर जो क्या है, अनेक है। जैसे क्या होता है कि क्लास में होता है कि क्लास में लड़की एक रहती है, उसके पीछे लड़के अनेक होते हैं, जस्ट उसी तरह से यहाँ पे कॉन्क्यूरेंट नहीं, क्या है, पॉइंट सिर्फ एक है, पॉइंट दोनों के लिए एक ही है, लेकिन यहाँ कैमरा मैन हमारे हंस रहे हैं, ये बात सुनते हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलते रहेगा। होता है क्या, वास्तविकता है, वास्तविकता है कि नहीं, कि अगर वैसे होता है क्या कि अगर क्लास में कोई अगर सुंदर लड़की हो, नहीं तो होता है क्या कि एक बच्चा उधर से भी लाइन दे रहा है, एक बच्चा उधर से भी लाइन दे रहा है, और अंततः क्या होता है कि लड़की कहीं ना कहीं किसी एक लड़के साथ में चली जाती है, अब दूसरा बच्चा बेचारा हाथ मलता रहे, कुछ नहीं मिला लड़को, अब वो क्या करे, कहीं उधर कभी उसके मतलब कि उसके बाद फिर कभी अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्या होता है, कभी इसके चक्कर में कभी उसके चक्कर में, फिर वो दूसरे लड़के के पीछे घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए सब शून्य हो गया। जैसे ही उसका दिल तोड़ के वो लड़की गई किसी और के साथ, उसके लिए सारा कुछ शून्य हो गया। और वो अब वो देखता है कि कहीं ना कहीं चलो कोई भी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि जिसके लिए थे वो तो किसी और के साथ चली गई, तो कोई मिल जाए तो अच्छा है। उसकी भी बात करेंगे, उस टाइप का वेक्टर भी एक आएगा कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। तो कॉन्क्यूरेंट वेक्टर क्या है कि एक ही पॉइंट क्या है, एक ही है, लेकिन वहां पर वेक्टर क्या है, अलग अलग एक्ट हो रहा है। जैसे करने का मतलब कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है,
इस पर एक वेक्टर इधर से ऐसे लगा दो, एक वेक्टर इधर से ऐसे लगा दो, कोई बात नहीं, वेक्टर अलग अलग हो गया लेकिन पॉइंट क्या है एक ही। इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कॉनक्यूरेंट वेक्टर। क्या बोल देंगे, कॉनक्यूरेंट वेक्टर। कॉनक्यूरेंट वेक्टर का हिंदी होता है समवर्ती सदिश राशि। समवर्ती सदिश राशि यानी कि वैसी सदिश राशि जो एक ही बिंदु पर लग रहा हो, एक ही बिंदु पर हो, तो वो क्या कहलाएगी, समवर्ती सदिश राशि कहलाएगी। अब जो है नेक्स्ट 4th नंबर, बच्चों अभी हम कहें कि अगर क्लास में लड़की एक होती है अच्छी सी, उसके पीछे लड़के होते हैं अनेक, और जब कोई नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, उसके लिए सारा कुछ जीरो के बराबर, शून्य, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी मिल जाए, क्योंकि जिसके चक्कर में था वो चली गई। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, हमें एक स्टोरी याद है, मैं इसको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारा मित्र है, ठीक है, तो हुआ था क्या कि वो मतलब कि क्लास में एक लड़की थी, अच्छे खासी मतलब सुंदर थी, देखने में अच्छी थी, मतलब कि तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि वन साइडेड लव करता था। हुआ क्या कि बाद में उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। अब ये जो जीवात्मा है वो क्या हुआ, अब ये सोचने लगा कि चलो कोई नहीं, किसी तरह जिंदगी काटना है। और उसके बाद से उस बंदे ने भाई क्या बताया, उसका कोई किस्सा ही नहीं रहा, मतलब कि कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, किसी के पीछे भी लग जाता, किसी के भी पीछे। सेम कंडीशन यहाँ है। जीरो वेक्टर में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, और इसका डायरेक्शन कुछ नहीं। डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, दाएं बाएं ऊपर, किधर भी डायरेक्शन हो सकता है जीरो वेक्टर का, किधर भी। तो यानी कि जीरो वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो जीरो वेक्टर के लिए लिखेंगे कि वेक्टर which have zero magnitude, zero magnitude यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, लेकिन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी कोई स्पेसिफाइड नहीं, वो किधर भी जा सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। यानी कि इट्स डायरेक्शन is not specified। इसका डायरेक्शन जो वो क्या, वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो निश्चित डायरेक्शन नहीं है। और इसी वजह से, इसी डायरेक्शन की वजह से, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है, कुछ भी मतलब कि कहीं भी इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, और इस डायरेक्शन की वजह से इसको हम आर्बिट्रेरी भी कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो आर्बिट्रेरी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेरी, किधर भी जा सकता है, किधर भी डायरेक्शन हो सकता है। एक पॉइंट ले लो, पॉइंट मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। अब इसका डायरेक्शन क्या है बताओ, पता नहीं, डायरेक्शन क्या है पता नहीं, किधर भी डायरेक्शन हो सकता है, तो ये हो गया जीरो वेक्टर। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर पर एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं एक्साइल वेक्टर। एक्साइल वेक्टर, जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्साइल वेक्टर। जब हम वेक्टर का जब पहला लेक्चर जब शुरू किए थे, जब फर्स्ट वीडियो जब शुरू किए थे, उस टाइम मैंने एक फिगर दिखा था, वहाँ पे लिखा था फिगर पे शादी मंडप। मैंने क्या बोला था कि जब शादी होती है तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि वर और वधू जो है वो अग्नि के चारों तरफ बाएं से 7 फेरा घूमिए, या फिर दाएं से 7 फेरा घूमिए, नहीं तो वो 7 फेरा दाएं से या फिर 7 फेरा बाएं से बोलते हैं। उसमें क्या होता है, तो उन्होंने दिशा निर्धारित किया दाएं या बाएं, या फिर उन्होंने दिशा निर्धारित किया, उसके साथ उसने बताया कि कितना फेरा लेना है, तो 7 फेरा लेना है। तो वो 7 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, दाएं या बाएं क्या हो गया, डायरेक्शन। एक्साइल वेक्टर उसी तरह का है। एक्साइल वेक्टर जो है वो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है। रोटेशनल इफेक्ट यानी कि अगर घूम रहा है तो उसके लिए जो हम वेक्टर जो यूज करते हैं वो क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई पंखा ऊपर में घूम रहा है, कोई पंखा ऊपर में घूम रहा है, तो वहां पर जो वेक्टर जो हम लगाएंगे वो कौन सा वेक्टर लगेगा, तो वो लगेगा एक्साइल वेक्टर, वो वेक्टर लगेगा एक्साइल वेक्टर। तो हम एक्साइल वेक्टर के लिए
एक्साइल वेक्टर, एक्साइल वेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक्साइल वेक्टर के लिए कहेंगे कि वेक्टर्स which act on rotational effect, रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट के ऊपर जो वेक्टर एक्ट होता है, वेक्टर which act on a rotational effect, रोटेशनल इफेक्ट यानी कि वैसे वेक्टर जो रोटेशनल पर जो अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है तो वहां पर जो वेक्टर लगेगा वो क्या लगेगा, वो वेक्टर लगेगा वहां पर एक्साइल वेक्टर। दूसरी चीज, अच्छा तो ये सब जो भी वेक्टर थे वो प्लेनर, पैरेलल, एंटीपैरेलल, कॉन्क्यूरेंट, तो ये सब में एरो देख के मालूम पड़ जाता है कि एरो देखकर हम इसमें पहचान जाते हैं कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है। डायरेक्शन में एरो को देखकर हम यहाँ से डायरेक्शन मालूम कर देते हैं। अब एक्साइल वेक्टर में डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो दिशा उधर किसका निकला। जैसे एक बार हम गए थे यहाँ पटना में लगा हुआ था पुस्तक मेला, बुक फेयर लगा हुआ था पटना में, तो पता ही चला था कि पटना का जो गांधी मैदान है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा गांधी मैदान है। तो वहाँ पे जब हम गए थे एक आदमी से पूछे कि भैया क्या बोलते हैं पुस्तक मेला किधर है, तो उसने क्या कहा, इधर है। अब समझ में नहीं कि इधर है किधर है, इधर है, फिर बाद में देखिए हर जगह तो मेला लगा हुआ ये। तो कहने का मतलब कि रोटेशनल इफेक्ट में आप डायरेक्शन को इस तरह से क्लियरिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रोटेशनल यानी कि एक्साइल वेक्टर का डायरेक्शन, एक्साइल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल से हम फाइंड करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्साइल वेक्टर वाले में कि इट्स direction is specified by right hand screw rule। अब यहाँ पर बात आती है कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल है बच्चों कि अगर जिस डायरेक्शन में आप में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को कर्ल करो और आपका थंब जिस तरफ हो उस तरफ हो जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल इस तरह से रोटेट हो रही है सर्कुलर पाथ पर, मान लो कि पार्टिकल जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या करेंगे, पार्टिकल किधर को रोटेट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम फिंगर को ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, मोड़ देंगे। अब हमारा अंगूठा किस तरफ आ रहा है, सामने की तरफ, कैमरा की तरफ, है ना, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, कैमरा की तरफ। या फिर अगर ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, अब हमें इसमें डायरेक्शन फाइंड करना है, अब हमें इसमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जिस तरफ वो पार्टिकल रोटेट हो रही है उस तरफ क्या करेंगे, उस तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे। तो पार्टिकल इस तरह से रोटेट हो रही है, इस तरह से फिंगर को कर्ल कर लिए, है ना, तो हमारा फिंगर किधर जाएगा, अंदर में, इनसाइड जा रहा है, यानी कि इस बोर्ड के इनसाइड। तो जब बोर्ड के इनसाइड जा रहा है तो हमारा डायरेक्शन किधर होगा, तो इनसाइड। अब बताइए कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड या आउटसाइड, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट से बताएंगे कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, और फिर एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगेन आगे जो बात करते हैं यहाँ पर 5, अब 6 नंबर में हम बात करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, 6 नंबर। नंबर में आता है बच्चों यूनिट वेक्टर। 6 नंबर में आता है यूनिट वेक्टर। 5th हो गया 6।
यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ यूनिट? यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई यानी कि अगर आप 7 को 7 से डिवाइड करें कितना आएगा? 1। 10 को 10 से डिवाइड करें क्या आएगा? 1। ये 1 है क्या? तो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? ये यूनिट वेक्टर क्या करता है बच्चों कि यूनिट वेक्टर की डैट वेक्टर, या फिर इतना लिखो कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा? वो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो क्या हम यहाँ से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेफिनेशन भी तो यही था कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बच्चों हम जैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? इस तरह से अगर वेक्टर ए लिखना है तो इस तरह से लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी लिखना है इस तरह से लिख दिया वेक्टर बी, है ना? इसी तरह से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कुछ अलग तरीके से किया जाता है। वहां पर हम वेक्टर ए लिखने के लिए ए के ऊपर हम एरो लगा रहे थे। यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम ए के ऊपर एरो ना लगा के कुछ इस तरह से हम इसको टोपी पहना देते हैं। टोपी इस तरह से। और टोपी का इंग्लिश क्या होता है? कैप या फिर हैट। टोपी का इंग्लिश क्या होता है? कैप या हैट। तो इसलिए हम पढ़ेंगे ए कैप। क्या पढ़ेंगे इसको? ए कैप। यानी कि यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए। हो गया? तो क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होता है यूनिट वेक्टर। अब जो है मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट में आप पढ़ते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए भी यूनिट वेक्टर अलग अलग बनाया गया है। तो उसमें पहले आप लिख लीजिए कि यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स x axis is called I कैप। छोटा वाला I इसको ऊपर लगा दो कैप, ठीक है? तो ये हो जाएगा I कैप। इसी तरह से यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स y axis is represented by j कैप। अगर y के तरफ हो तो क्या हो जाएगा? j कैप होगा। अगर यूनिट वेक्टर x के तरफ हो तो I कैप और y के तरफ हो तो z कैप। इसके बाद यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप।
इसको जेड के तरफ जो है हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिट वेक्टर अगर एक्स के तरफ हो तो क्या लिखेंगे आई कैप, अगर वाई के तरफ हो तो क्या लिखेंगे जे कैप, और अगर जेड के तरफ हो तो क्या लिखेंगे के कैप। ठीक है, और इसका बहुत यूज करें। जैसे मान लें कि आपको दिया हुआ रह गया कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस की कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप मतलब क्या कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या 3 मीटर या फिर, और फिर जे एक्सिस की तरफ 4 मीटर, के एक्सिस की तरफ 5 मीटर। तो यानी कि आई कैप जे कैप के कैप, ध्यान रहे कि आई कैप जे कैप के कैप इज यूज्ड फॉर एक्स वाई जेड। आई कैप जे कैप के कैप इज यूज्ड फॉर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बस यही इतना। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 6 वेक्टर्स यहाँ पे पढ़ लिए, 6 टाइप्स यूनिट वेक्टर में आके 6, और पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे 4, है ना। यहाँ पर पढ़ लिए 6 और पिछले वाले में पढ़ चुके थे 4, यानी टोटल कितना, तो टोटल 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे तो यूनिट वेक्टर जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो, इस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम अभी और काम आगे करेंगे। अब जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हाउ टू शिफ्ट वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वेक्टर को कैसे ले जाया जाता है ना। तो चलिए आइए अगला जो हेडिंग आप लगाइए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में अपना नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में अपना नोट्स बनाएंगे, नोट्स खुद से बनाएंगे, और साथ साथ अपना जिनके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी हो, एससी वर्मा हो, डीसी पांडे हो, एररलेस हो, तो कोई भी बुक हो आप उससे क्वेश्चंस ट्राई करते चलें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है वो हेडिंग लगाइए कि हाउ टू शिफ्ट वेक्टर। हाउ टू शिफ्ट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर ऊपर से हटा दीजिए। हाउ टू शिफ्ट वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वेक्टर को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए हाउ टू शिफ्ट वेक्टर। अब जो है हाउ टू शिफ्ट वेक्टर देखते हैं कि वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया जाता है। वेक्टर के शिफ्ट करने का एक रूल है कि ड्यूरिंग, इसको सही से लीजिए कि ड्यूरिंग shifting of vector, during shifting of vector during shifting of vector, tail of first vector should be coincide with tail of second vector। सेकेंड वेक्टर, या यानी कि और मतलब कि या फिर क्या हो सकता है कि हेड of first vector should be coincide with head of second vector। मतलब अगर आप वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप, अच्छा दूसरा एक पॉइंट और इसमें जोड़ दीजिए, इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए क्या कि जब आप वेक्टर को आप शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरे के पास में, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर should be remain unchanged, यानी कि जब आप वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो अनचेंज्ड होना चाहिए, कि वो बदलना नहीं चाहिए। जब आप वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, जो मैग्नीट्यूड जो पहले था, जो डायरेक्शन पहले था, वही मैग्नीट्यूड बाद में भी रहेगा, वही डायरेक्शन बाद में भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इस तरह से कोई एक वेक्टर है दिया हुआ है, इस वेक्टर को अगर शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएंगे, यहाँ से इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका, जिधर डायरेक्शन इसका उधर भी डायरेक्शन इसका, या फिर अगर चाहे तो इसको इधर लाना है तो इधर लेते आइए, एकदम सेम बना दीजिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए सेम, डायरेक्शन भी होना चाहिए सेम, चाहे तो आप इसको नीचे भी ला सकते हैं। या फिर कोई वेक्टर इस तरह से है, इस वेक्टर को शिफ्ट करवाना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या कीजिए, सेम रख लीजिए, मैग्नीट्यूड इसका सेम रख लीजिए, इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पैरेलल, एकदम आपको पैरेलल शिफ्टिंग करना है। वेक्टर को जो शिफ्टिंग करेंगे वो पैरेलल शिफ्ट करना है, क्योंकि यही पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो है आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर में काम आएगा। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर में जो ये तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का ये जो मेथड है कि कॉन्साइड हेड टू हेड और टेल टू टेल, ये भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर में काम आएगा। वो कैसे, वो भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है कुछ इस तरह से, एक वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर ये हो गया, एक दूसरा वेक्टर हो गया, ये देख लीजिए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, नीचे वाला ए है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। दोनों के बीच की एंगल दी हुई है 60 डिग्री, और दूसरा जो वेक्टर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर दोनों के बीच की एंगल दी हुई है मान ली कि 70 डिग्री, ये वाला है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब आपको चेक करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या दोनों का एंगल, दोनों केसेस में दोनों का एंगल सही है, तो नहीं, क्योंकि एंगल के लिए, वेक्टर में एंगल के लिए हेड टू हेड और टेल टू टेल, यानी कि टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर शुड बी कोइंसाइड विथ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर शुड बी कोइंसाइड विथ टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, और हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर शुड बी कोइंसाइड विथ हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यानी कि वेक्टर को किस तरह से होना चाहिए, या तो वो हेड से हेड हो, या फिर वो, या तो वो हेड से हेड हो, या फिर वो टेल से टेल हो, या तो वो हेड से हेड हो या फिर वो टेल से टेल हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर देख रहे हैं ये क्या है, इसका टेल हो जाएगा वेक्टर बी को, देखिए वेक्टर बी का टेल ए वाला पॉइंट हो जाएगा और हेड ए वाला पॉइंट, वेक्टर ए का देखिए, वेक्टर ए का हेड ए वाला है और वेक्टर बी का टेल ए वाला है। यहाँ पर किस तरह से ज्वाइंट है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ज्वाइंट जो है वो किस तरह से, यहाँ पे टेल और हेड ज्वाइंट है, ठीक है। लेकिन कहता क्या है कि हेड से हेड होना चाहिए या फिर टेल से टेल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर है, या तो आप वेक्टर बी को आप शिफ्ट करवा लीजिए या फिर वेक्टर ए को आप शिफ्ट करवा लीजिए।
तो एक काम करें, ये जो वेक्टर बी है इसको हम शिफ्ट करके इस तरफ ले आते हैं, तो इसका टेल से टेल जुड़ जाएगा। जैसे क्या है कि वेक्टर ए है और ये जो है वो वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड इसका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड सेम कर लो, जितना लंबा ए उतना ही लंबा ए, ठीक है। ये वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब जो है यहाँ पे क्या है, हेड और टेल, तो इसको हम शिफ्ट करके दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर टेल और हेड जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ किससे होना चाहिए, तो हेड से हेड या फिर टेल से टेल। एक काम करते हैं, इस वेक्टर को उठा के हम इधर कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वेक्टर को हम उठा के इधर कर दिए, ये लीजिए पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, इस तरफ कर दिए। यहाँ पर इसका हो गया टेल और यहाँ पे इसका हो गया हेड, यानी कि ये वाला वेक्टर जो अब था उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी जो था यहाँ पर वेक्टर बी, और ये क्या था वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना दिया हुआ था 60 डिग्री। लेकिन नहीं, ये वेक्टर जो है वो गलत तरीके से ऐड था, क्योंकि इसका गलत तरीके से जुड़ा हुआ था। कैसे, क्योंकि जोड़ने का नियम किस तरह से, तो क्या या तो वो हेड से हेड हो सकता है या फिर टेल से टेल। तो हम क्या किए कि इसका टेल से टेल जोड़ने के लिए क्या किए कि इस वेक्टर को यहाँ से उठा के और यहाँ पर शिफ्ट करा दिए। अब इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल अब यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, दोनों टच कर रहा है, दोनों का टेल अब टच कर। अब जो है यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, तो देख लीजिए पूरा वाला एंगल कितना, यहाँ से यहाँ पूरा एंगल कितना 180, और ये वाला एंगल कितना है सिर्फ 60, ये वाला एंगल सिर्फ 60 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यहाँ से कितना एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री, ठीक है। इसको चेक कीजिए, इसमें देखिए वेक्टर ए कुछ इस तरह से है, वेक्टर बी इस तरह से है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 70 डिग्री। क्या ये सही है, बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो किस तरह से मैच कर रहा है, तो वो टेल टेल मैच कर रहा है, यानी कि दोनों का टेल यहाँ पर क्या है कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का टेल यहाँ पे क्या करे दूसरे को टच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो यानी कि वेक्टर जो है वो सही से है, यानी कि ये वेक्टर बिल्कुल सही से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा इक्वल जो 270 डिग्री है वो सही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले एक क्वेश्चन है कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर एक ए है और एक है जो वेक्टर ए हो गया और ठीक है ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर नहीं, इसको वेक्टर सी कर लीजिए, ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वेक्टर सी का जो एंगल दिया हुआ है यहाँ से, तो वेक्टर सी का जो एंगल दिया है वो दिया है 60 डिग्री और वेक्टर बी का जो एंगल है यह वेक्टर बी का जो एंगल दिया हुआ है वो है 70 डिग्री, ठीक है। और एक और वेक्टर है, वो वेक्टर यहाँ पर है कुछ इस तरह से, यह है वेक्टर, इसको नीचे हम बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वेक्टर हो गया डी, ए बी सी डी। अब बताइए कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, फिर वेक्टर सी और वेक्टर बी, ठीक है। इसके बीच में क्या है वो आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका एंगल, मात्र 5 सेकंड में जल्दी से बताइए और कमेंट पास आउट कीजिए। कमेंट में इसका बताइए कि ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा,
बी सी के बीच में एंगल क्या होगा और सी और डी के बीच में एंगल क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और इस सब के बीच में क्या है, एंगल बताना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताना है। वेक्टर सी और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल बताना है। वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच में, है ना, बीच का एंगल बताना है। तो एक काम करें, हम यहाँ उस पॉइंट को ले लेंगे इस तरह से। मान लीजिए ये पॉइंट एक ए है, इस पे देखिए कौन कौन सा है, एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर बी है। तो हम यहाँ पे ड्रा कर दिए। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम ड्रा कर दिए वेक्टर सी, ये हो गया हमारा वेक्टर सी, ठीक है। इसके बाद वेक्टर सी का एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। चलो 60 डिग्री लिख दिए। ये कितना है अच्छा, वेक्टर सी का टेल यहाँ पर पॉइंट पर है, तो वेक्टर सी का टेल हम पॉइंट पर रखे हैं, ठीक है। जैसे तो बिल्कुल सेम, यहाँ से उठाओ और यहाँ पर रख दो, बस यही करना है कि यहाँ से उठाना है और यहाँ पर रख देना है। यहाँ से क्या किए कि वेक्टर सी को उठाए, यहाँ पर रख दिए। वेक्टर सी का जो टेल है वो पॉइंट पर है, तो वेक्टर सी का टेल जो है वो भी हम पॉइंट के ऊपर रख दिए हैं। एंगल 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री। डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी लिए। वेक्टर बी जो है वो इस तरफ है, कुछ इस तरह से, है ना। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जितना है, जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उतना ही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एरो इस तरफ, ठीक है। वेक्टर बी का भी पॉइंट टेल जो है इसी पॉइंट पर मैच कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर वेक्टर बी का पॉइंट, वेक्टर बी का टेल इस पॉइंट पर मैच कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी वेक्टर बी का जो टेल है वो इस पॉइंट पर मैच कर रहा है। इसका एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 70 डिग्री। क्लियर। अब देखिए बी हो गया, सी हो गया, अब ए और डी बचा है। वेक्टर ए क्या है, बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह से हम इसको जितना मैग्नीट्यूड हो उतना मैग्नीट्यूड उठाए और यहाँ पर हम वेक्टर ए को हम यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट करा दिए। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, जिस तरफ एरो था उसी तरफ एरो रख दिया, इस पॉइंट पर हम इसको भी शिफ्ट कर दिए। अब बच गया है वेक्टर डी। जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर डी का उतना ही मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर भी लेना है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर इस बिंदु पर रख के इस तरह से हम वेक्टर डी को शिफ्ट कर दिए। है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर डी, ठीक है। जिस तरफ वेक्टर डी का एरो वहां पर था उसी तरफ वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर सब के सब वेक्टर को यहाँ पर हम टेल से टेल जोड़ दिए हैं। देखिए सबका टेल इसी पॉइंट पर मिल रहा है। जितना भी वेक्टर ए बी सी डी सबका टेल इसी पॉइंट पर मैच कर रहा है। अब एंगल फाइंड पे, तो पहला क्या कर रहा है कि पहला क्या है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए यहाँ है और वेक्टर बी यहाँ। एक काम करें, अगर ए वाला वेक्टर डी है, ए वाला वेक्टर कितना है, डी है। ए वाला वेक्टर कौन सा है, डी वेक्टर। वेक्टर सी जो है वो यहाँ पर कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ए वाला कितना हो जाएगा, वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए इससे कंपेयर कीजिए इस लाइन से, तो वेक्टर डी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है और वेक्टर डी से यहाँ से और इसी लाइन से वेक्टर बी जो है वो कितना पर है, 70 पर। तो वेक्टर डी और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। अब यहाँ से जिसका एंगल पूछ रहा है आप उसको यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल गया कि वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। पहले हम इसको लिख लीजिए कि यहाँ से पहले आप ऐसे इसको लिख लीजिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर डी
तो वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच में एंगल कितना है 90 है। उसमें से क्या किए हम वेक्टर ए और सी वाला एंगल को माइनस कर ले, तो 90 माइनस 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है वेक्टर डी जो है वो इस लाइन से कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर, और वेक्टर बी जो इस लाइन से कितने डिग्री पर है 70 डिग्री पर, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या करा है कि वेक्टर सी एंड डी, लास्ट वाला कंसेप्ट ये मिल गया कि वेक्टर सी एंड डी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वेक्टर सी और डी के बीच का एंगल 30 डिग्री, ये लास्ट वाला कंसेप्ट मिल गया, यानी कि 4th नंबर वाला का उल्टा सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3rd नंबर में क्या करना है कि वेक्टर बी एंड सी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी यहाँ है और वेक्टर सी यहाँ है, तो वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल कितना है, तो 30 प्लस 20, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 50 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं वेक्टर सी और वेक्टर सी से कितने डिग्री पर है 50 डिग्री पर है वेक्टर बी। फिर कह रहा है क्या कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अच्छा तीन क्वेश्चन था, तो ये 3rd नंबर हो गया, ये 2nd नंबर हो गया, ये हो गया 1st। अब क्या कर रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखिए, वेक्टर ए है और वेक्टर बी यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ए वाला एंगल है 60, ए वाला है 30, ए वाला है 20, तो 30 और 20 50, और 50 और 60 कितना हो गया 110, यानी कि 110 डिग्री, कितना हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह से हम वेक्टर को शिफ्ट करा के एंगल दो वेक्टर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम वेक्टर को शिफ्ट करा के दो वेक्टर के बीच में हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज बस यही इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या होता है, वो सब इसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब के सब हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का प्रमोशन भी जरूरी है यार, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।